वो कहते हैं ना, कलम और कायनात में अभी भी जंग जारी है और कलम पूरी कायनात पर भारी है। नमस्कार, जोहार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। यह कार्यक्रम नहीं, एक मंच है। वो उन लोगों को आपसे रूबरू कराता है, उन कलाकारों को आपसे रूबरू कराता है जो कि अभी भी मुख्य धारा से थोड़े दूर है, लेकिन उनमें पैशन की कोई कमी नहीं है, हुनर की कोई कमी नहीं है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कवि से जिनकी कलम की जब आप बात कहें तो आप खुद ही सुन लेंगे कि इनकी कविताएं जो हैं वो कितनी सराहनीय हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पुष्कर जी से। तो पुष्कर जी, मैं आपका हमारे शो पे स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और मैं आपके थ्रू दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आपके लिए कविताएं क्या है। मेरे लिए कविताएं मेरी पहचान है। मैं कविताएं लिखता हूँ और कविताएं गाता हूँ, इसलिए आपके स्टूडियो में हूँ। तो मेरे लिए पहचान है और शायद मेरे व्यक्तित्व की नब्ज़ है मेरी कविताएं। तो कविताओं के बारे में और इससे ज़्यादा क्या ही कहा जाए। आप जब कविताएं जब आप लिख रहे थे, किस उम्र से आपने कविताएं लिखनी शुरू कर दी है? 2018 नवंबर में मैंने पहली कविता लिखी थी। काफ़ी देर हुआ, क्योंकि कविताएं आपके अंदर होती हैं, उनका वो बीज आपके अंदर होता है, पर उसके पौधा बनने में समय लगता है। शायद मेरे पास ये समय लग गया। थोड़ा समय लगता है, जी हाँ। और निखरने की प्रक्रिया में हूँ अभी मैं। अच्छा चलिए, आपकी कविताएं हमारे दर्शकों को जल्दी से सुना देते हैं। जी। स्त्री तत्व पूरी सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, और स्त्री की मर्यादा की जब बात हो तो सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं प्रभु राम का आता है। जी बिल्कुल। तो राम पर लिखी एक सवैया है मेरी, मैं चाहता हूँ कि वो दर्शक सुने। आप बसो घट के वट के वह पाँव पखार तर जीवन। आप बसो घट के वट के वह पाँव पखार तर जीवन। गौतम प्राण प्रिया सुमिरै पद धूल करे तन में कंपन। गौतम प्राण प्रिया, गौतम ऋषि की प्राण प्रिया यानी माता अहिल्या। हाँ। आप बसो घट के वट के वह पाँव पखार तर जीवन। गौतम प्राण प्रिया सुमिरै पद धूल करे तन में कंपन। बाट लखै शबरी प्रभु के, बाट लखै शबरी प्रभु के, प्रभु जूठा न खाय किए वंदन। मैं किस भांति मिलूं तुमसे, प्रभु व्याकुल है मम अंतर मन। मैं किस भांति मिलूं तुमसे, प्रभु व्याकुल है मम अंतर मन। वाह, जो भी हमारे दर्शक ये अभी शो देख रहे होंगे काफ़ी खुश होंगे इस चीज़ से कि आपने इतनी अच्छी जो कविता है, जो आपने इतने अच्छे तरीके से सुनाई है, भगवान का याद किया है। और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। धन्यवाद फिर से आपका। हमारी जो शुरुआत है शो की वो जय श्री राम के नाम से हुई है, तो होप सो कि काफ़ी अच्छा आगे भी होने वाला है। बिल्कुल। मैं दरअसल क्या है कि राम अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने स्त्री की मर्यादा की रक्षा की है। जी बिल्कुल। और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं वो। तो जब भी, और दूसरी बात क्या और है कि कविता, हाँ, कई बार चर्चाएं होती हैं कि कविताओं में स्त्री विमर्श होना चाहिए। कविता खुद ही स्त्री है जी। आप देखें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो धारणीय है, जिसका धारण हम करते हैं, वो पुरुष है। जो धारण करती है वो स्त्री है। वस्त्र, मैंने कुर्ता पहना है, ये पुरुष है, पुरुष पुल्लिंग है, पुल्लिंग। अच्छा। लेकिन देह स्त्रीलिंग है। पूरा पूरी जीव जगत जो हमारी है, जो जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे पुरुष हैं, पुल्लिंग आते हैं। हाँ। लेकिन जो उसको धारण करती है, जो धरती है वो स्त्रीलिंग है। तो प्रकृति भी स्त्रीलिंग है। हाँ। तो धारणीयता जिसके अंदर है वो स्त्रीलिंग है, वो स्त्री है। इसीलिए कविताओं में मेरे ख्याल से स्त्री विमर्श के बारे में चाहे आप कुछ भी लिख लें, वो आप कम ही हो जाता है। आप स्त्री के लिए कुछ भी, क्योंकि कविता खुद में स्त्री है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि आपकी जो अगली कविता होगी वो नारी सशक्तिकरण पे या फिर स्त्री से रिलेटेड ही होंगी। जी हाँ, मैं
दरअसल कविताओं को लेकर एक जो भक्ति छंद होता है, जो भक्ति की कविताएं लिखी हाँ। जाती हैं, वो साहित्य के आयाम पे, साहित्य के की कसौटी पे उन्हें मापा नहीं जाता है। लेकिन जब मैं राम के ऊपर लिखता हूँ तो उसी वक्त ख्याल भी रहता है कि राम ने जब रावण से युद्ध किया और रावण से युद्ध जीतने के लिए जब उन्होंने देखा कि रावण से युद्ध हो रहा है और रावण की तरफ से माँ शक्ति खुद लड़ रही हैं, तो उन्होंने फिर उन्हें पता चला कि स्वयं राम, उन्हें पता था कि वो नारायण है, लेकिन नारायण को भी आताताई से लड़ने के लिए स्त्री शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्होंने फिर राम की शक्ति पूजा, जो आप देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है, तो राम ने माँ शक्ति की पूजा की। इसलिए राम के ऊपर जो मैंने लिखा, उसके बाद स्त्री को समर्पित, स्त्री के अंदर निहित माँ शक्ति की आराधना मैं आपको सुना रहा हूँ। रक्तवर्णी अष्टभुज माँ असुर खल दल नाशिनी, रक्तवर्णी अष्टभुज माँ असुर खल दल नाशिनी, रक्तवर्णी अष्टभुज माँ असुर खल दल नाशिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी, शुंभ शुंभ निशुंभ हंता रक्त बीज विनाशिका। दुर्गा माँ ने किन किन राक्षसों का संहार किया? शुंभ राक्षस ने शुंभ रक्त बीज, शुंभ शुंभ निशुंभ हंता रक्त बीज विनाशिका, रौद्र काली कालिका जय सृष्टि दृष्टि विभीषिका, काल काल करालिका जय रौद्र रुद्र करालिनी, काल काल करालिका जय रौद्र रुद्र कपालिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी। और माँ के जो शस्त्र हैं वो कौन कौन से शस्त्र उधारण करते हैं अपने 10 हाथों में? पद्मशूल त्रिशूल घंटा दंड पाश विधारिणी, पद्मशूल त्रिशूल घंटा दंड पाश विधारिणी, चंड चंड प्रचंड चंडी दैत्य खल दल मर्दिनी, चक्र फरसा वज्र खर धर चंड मुंड संहारिणी, चक्र फरसा वज्र कर धर चंड मुंड संहारिणी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी। और जब हम पढ़ते हैं प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, मैंने उसे हिंदी में लिखने की कोशिश की है। शैलपुत्री मातु जय जय ब्रह्मचारिणी तारिणी, चंद्र घंटा नमन जय कुष्मांडा पाप विनाशिनी, शैलपुत्री मातु जय जय ब्रह्मचारिणी तारिणी, चंद्र घंटा नमन जय कुष्मांडा पाप विनाशिनी, स्कंद माता क्लेश हर कात्यायनी सुखदायिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी। और अंतिम इसका छंद है काल रात्रि नमन जय जय रौद्र रूप दिगंबरी। माँ शक्ति की जो काल रात्रि जो है, पंच जो 5वां उनका है, वो काल रात्रि वो नग्न रहती हैं, दिगंबर रहती है, बिना वस्त्र के। काल रात्रि नमन जय जय रौद्र रूप दिगंबरी, गौर गौरी नमन जय जय शंभु शिव प्राणेश्वरी, सिद्धिदात्री नमन दुर्गे नमन शोक विनाशिनी, सिद्धिदात्री नमन दुर्गे नमन शोक विनाशिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी, खड्ग खप्पर चाप शर नर मुंड माल करालिनी। इस कविता के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि यह कविता इस बात का आह्वान नहीं है कि मैं शक्ति की पूजा कर रहा हूँ, इस बात का आह्वान है कि स्त्री अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, और उसे ये बात का भान होना चाहिए कि किस वक्त उसे काली रूप में आना, किस वक्त उसे रौद्र रूप में आना है, उसे संभव, उसे पता होना चाहिए, क्योंकि उसके सारे हथियार उसके पास हैं, उसे भान नहीं है बस उसका। बहुत बिल्कुल सही कहा ना, सही कहा आपने। आज ऐसा हो गया है कि मैं निशब्द हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कैसा फील हो रहा है।
लाइक आपकी आवाज़ में इतनी गहराई और साथ में आपकी बातों में इतना वज़न है कि शायद आप ही अकेले काफ़ी है समझाने के लिए कि कितना आप स्त्री के लिए जो आपने लिखा है। और सच में जो नारी होती है, शक्ति का रूप होती है, उन्हें अपने अंदर के जो उसको समझना चाहिए, अपनी शक्ति को। जी, बहुत बखूबी आपने इस चीज़ को लिखा है। देखिए, स्त्री दर्शन जो एक विषय है, उस दर्शन के गर्व का सबसे बड़ा जो विषय है, दर्शन का जो विषय है, उसमें सबसे बड़ा विषय खुद स्त्री है। जी। आप दुनिया के सारे तंत्र देखें, जिन तंत्रों की बात आप सोचते हैं, जहाँ सामाजिक कल्याण की बात आप करते हैं, जहाँ पर आप एक सभ्य और शिक्षित समाज की परिकल्पना करते हैं, तो उसके गर्भ में स्त्री का कल्याण सबसे पहले होता है। हाँ। और ऐसी स्थितियाँ क्यों हैं, मैं इस बारे में भी एक कविता सुनाऊंगा आपको। क्यों स्त्री शक्ति होने के बावजूद निरीह है इस देश में, इस धरती पर। क्यों स्त्रियां शक्ति का स्वरूप, जिसे हम पूजा करते हैं मूर्ति बनाकर, जिसे मूर्त रूप में पूजा करते हैं, उसे साक्षात हम उसकी अवहेलना करते हैं। ये चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है। हाँ। तो मैं एक कविता को सुनाता हूँ। वो कविता की भूमिका बस इतनी है कि स्त्री जो शक्ति हुआ करती थी, अब पुरुष के हाथ में आकर बुलबुल हो गई है। उसे पुरुष जिस तरह चाहता है उस तरह से घुमा रहा है उसे, जब चाहता है नीति और अनीति दोनों से उसे खराब करता रहता है। तो मैं वो कविता मैंने लिखी थी 2 साल पहले की कविता है, और इस कविता को की भूमिका में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दर्शक जब सुनेंगे तो उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शीर्षक है कोई बुलबुल मरी पड़ी है। पंख नुचे हैं जीभ कटी है, पंख नुचे हैं जीभ कटी है, उसकी हालत लुटी पिटी है। पंख नुचे हैं जीभ कटी है, ये एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो 14 साल की थी, जिस पर काफ़ी राजनीति भी हुई। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, कविताओं में कविता बोलती है, कवि नहीं। जी जी बिल्कुल। पंख नुचे हैं जीभ कटी है, उसकी हालत लुटी पिटी है। नाखून टूटे पुतली उल्टी, मुंह में उंगली धरी पड़ी है, कोई बुलबुल मरी पड़ी है। उसकी वो पथराई आँखें, उसकी वो पथराई आँखें थी जैसे घबराई आँखें, उसकी वो पथराई आँखें थी जैसी घबराई आँखें, थी जैसे घबराई आँखें। गर्दन छाती पेट लाल है, गर्दन छाती पेट लाल है, जख्मों से वो भरी पड़ी है, कोई बुलबुल मरी पड़ी है। बुलबुल की माँ काँप रही है। स्त्री का दुख सिर्फ स्त्री समझ सकती है। एक बेटी के ऊपर क्या गुजरता है उसकी माँ समझती है। बुलबुल की माँ काँप रही है, धरती अंबर नाप रही है। बुलबुल की माँ काँप रही है, धरती अंबर नाप रही है। उसकी आँखों के आगे ही मुर्दा उसकी परी पड़ी है, उसकी आँखों के आगे ही मुर्दा उसकी परी पड़ी है, कोई बुलबुल मरी पड़ी है। और मेरा आक्रोश इस सत्ता और सत्ताधारियों और जितने सिस्टम के लिए है। खाकी पहने गिद्ध आ गए, खाकी पहने गिद्ध आ गए, लक्कड़ बग्घे सिद्ध आ गए। खाकी पहने गिद्ध आ गए, लक्कड़ बग्घे सिद्ध आ गए। खद्दरधारी राजा की भी, खद्दरधारी राजा की भी शर्म वहीं पर मरी पड़ी है, कोई बुलबुल मरी पड़ी है, कोई बुलबुल मरी पड़ी है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं भी समझ गई और मेरे दर्शक भी ज़रूर समझ गए होंगे। आपने इस तरीके से अपनी बातों को रखा और सच में जो सोसाइटी में एक जो प्रॉब्लम है आपने उसको उस पे जो पॉइंट आउट किया वो काफ़ी अच्छा लगा और कहने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा है। मैं जब इस कविता को मैं लिख रहा था और अभी पढ़ते वक्त भी थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, भाव को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। मैं रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, जो भी कविताएं लिखी जा रही थी, मतलब जब कविता लिख रहा था हर एक पंक्ति के बाद जब मैं चल रहा था, तो कविताएं आप लिखते नहीं हो, ये कविताएं आपसे हो जाती हैं। जब आप समाज की तरफ जाते हो, जब ज़्यादा उद्वेलित हो जाती हैं भावनाएं, तो कविता या शब्द बनकर बाहर आती हैं। तो मैं उस वक्त एक चेतना शून्य की स्थिति में चला गया था। मुझे लगा कि जो जितनी सिद्धांत की बातें हमने की, उसका व्यवहारवाद पे हमारा काम नहीं किया हमने। सिद्धांत में हमने बहुत सारी चीज़ें बड़ी कर दी, पर उसके व्यवहार में लाने को जो चीज़ें होनी चाहिए, जो कार्य और जो कदम उठाए जाने चाहिए, वो उठाए नहीं गए। और जब सिद्धांत व्यवहार में नहीं आता है, तो ऐसे ही अनीति और आताताइयों की गुंडागर्दी चलती है। तो उस वक्त मैं काफ़ी परेशान भी था, और मैं अभी कविताएं पढ़ा फिर मैं वही हाल में हूँ। खैर, मैं दर्शकों को परेशान होने नहीं दूंगा। स्त्री सिर्फ कमज़ोर नहीं है। मैं अभी तक कह रहा था, स्त्री शक्ति का स्वरूप है और स्त्रियों ने झंडा गाड़ा है। हाँ। हर जगह झंडा गाड़ा। स्त्री के बारे में एक और बात है जो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को उन्हें भान भी होगा, और कि इस पूरे ब्रह्मांड में और हमारे इतिहास में जिस किसी ने भी स्त्री को भोग का वस्तु समझा, हाँ। भोग की वस्तु समझा जिसने भी, उसका विनाश हो गया। राम ने सीता को भोग की वस्तु समझ लिया था। जिस दिन समझा उस दिन से उसके अंतिम दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
ये आपका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है। राम स्त्री की पूजा करते हैं जी। राम जब युद्ध जीतते हैं हम्म। और जब वो पथ पर शिला पर जब बैठे होते हैं तो उस शिला पे बैठने के बाद जब वो सोच में थे कि राम रावण इतना रक्तपात हो गया, इतनी चीज़ें हो गई, वो उदास थे, तो अचानक से उनके ऊपर एक स्त्री की परछाई पड़ती है और वो चौंक के उठते हैं और प्रणाम की मुद्रा में आ जाते हैं, तो देखते हैं मंदोदरी खड़ी है। हाँ जी, हाँ ये राम है। जी जी जी। और राम की पत्नी को हर लेने वाला किस लिए? मुझे तुमसे शादी करनी है, जबकि उनकी पहले से 5 कन्याओं में पूजित जो स्त्री है मंदोदरी, वो उनकी पत्नी है। उसके बाद भी उनके जो भोग वासना की लालसा इतनी थी कि उन्होंने सीता का हरण किया। तो जब भी कहीं भोग की वस्तु समझी जाएगी, क्योंकि जो स्त्री है वो शांति का प्रतीक है जी। और शांति दूसरे का अगर आप हर के ले आओगे तो आपकी शांति तय है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात है कि आप दुर्योधन को देखिए, उसने भी स्त्री के को भोग की वस्तु समझा और स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन किया तो समूल नाश हो गया उसका, द्रौपदी का। तो स्त्री, ईश्वर जहाँ जब भी आए, जो ईश्वर ने जो भी काम किए उसके पीछे का कारण स्त्री रही है। हाँ। यानी स्त्री साधना भी है और संकेत भी है। तो साधना और संकेत का मेल है, इसलिए स्त्री का पूजन यहाँ होता है हमारे यहाँ। अब उसके उस सिद्धांत से व्यवहार में आने की बातें तो होती हाँ। रहेंगी कि कब तक होंगी, क्या होंगी, जब तक हम लोग हैं तो इस बारे में बात करते ही रहेंगे। तो मैं मूल रूप से ओज लिखता हूँ, तो और इसलिए भी लिखता हूँ कि धरती माँ है और हमारा देश भारत है। भारत शब्द पुरुष है, पुल्लिंग शब्द है भारत जी, लेकिन उसे कहते हैं माता। माता। हमारा उपनिषद कहता है वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है उसके हिस्से में धरती का सुख लिखा हुआ है। लेकिन वीर संज्ञा है और उसका जो विशेषण वीरता है वो स्त्रीलिंग है। वीर पुरुष है, मैं वीर हूँ पुरुष, पर मेरी वीरता है। हाँ। मैं स्त्रीलिंग, मतलब मेरा जो विशेषण है वो स्त्री है। पुरुष जहाँ जहाँ है उसकी विशेषता स्त्री से रही है। ये हर जगह आप देखेंगे। तो एक 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ। देश को समर्पित है, इस मिट्टी को समर्पित है, क्योंकि स्त्री सिर्फ स्त्री के रूप में नहीं, मिट्टी के रूप में भी पूजा की जाती है उसकी। बिल्कुल। कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। जी। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। वाह, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। क्या बात है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा ग्रामर क्लास ले सकते हैं। हिंदी व्याकरण आपकी इतनी अच्छी है कि मैं क्या कहूँ। आजकल के लोग ना हिंदी को उतना, मतलब जितना वो डिज़र्व करती है रिस्पेक्ट, वो कहीं ना कहीं वो लोग धूमिल होते जा रहे हैं। हिंदी का जो अस्तित्व है लोगों की नज़र में, और आप लोग जैसे जो कवि हैं अगर वो उसे इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लगेगा। देखिए, विषय जो है उस विषय से मैं भटकना नहीं चाहता। हाँ। पर इसमें थोड़ी सी थोड़ा जो अपना जो अपोज है ना, जो चीज़ें, जिन चीज़ों में मैं थोड़ा असहमत हूँ सिस्टम से, उसमें यह है कि हिंदी के धूमिल होने के पीछे आज के बच्चे नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, कोई नहीं है। बाजारवाद है। हिंदी का बाजारा बनाए। हिंदी कोई पढ़े, हिंदी पढ़कर वो अगर इंजीनियर बन सकता है, हिंदी पढ़कर अगर वो साइंटिस्ट बन सकता है, हिंदी पढ़कर अगर IAS बन सकता है, हिंदी पढ़कर अगर वो सारी चीज़ें कर सकता है। अगर वो प्राइवेट नौकरी में भी हिंदी की अर्हता ज़्यादा हो तो लोग हिंदी पढ़ेंगे। अब हिंदी मातृभाषा है, हम मातृभाषा मानते हैं, लेकिन भूखे पेट माँ की भी पूजा नहीं की जा सकती। बात सही है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ियाँ हैं। और बट फिर भी ये सब होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी को अभी तक इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स वो हिंदी में बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहें तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें काम करने को हैं। व्याकरणिक चीज़ों में बहुत लंबा चले जाएंगे। आप वर्तनी की बात करेंगे तो आपको हिंदी में ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बताया गया कि जो पंचमाक्षर होते हैं वर्ण में, अंगा है, यहाँ है, वगैरह वगैरह का उपयोग नहीं होता। बोला ऐसा क्लास में भी कह देते थे, सब कुछ नहीं मतलब होता है। क से कमल, ख से खरगोश, अंगा से कुछ नहीं। जबकि नुक्ता का भी बहुत अहम होता है। अगर नुक्ता सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं आपके कागज में जो आप गंगा लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, क्योंकि ग पे आपने बिंदु लगा रखा है। वो शुद्ध रूप है, पंचमाक्षर इस्तेमाल होना है। ग के बाद अंगा में हलंत लगेगा और गंगा बनेगा। तो हम वहाँ से शुद्धता ढूंढ के लाते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इस माध्यम से या किसी माध्यम से, कविताओं के बहाने भी मैं अगर व्याकरण बता दूं तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को मैंने नोट किया था। तो एक और है, अब हमारे देश में एक परंपरा ये भी रही है कि हमने कभी मर्यादा, जो स्त्री की मर्यादा पर बात करता है उसको हमने माफ नहीं किया, उसे नेगोशिएट नहीं किया है चीज़ों में। जी। हमारी मिट्टी की मर्यादा से भी अगर किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हमने उससे भी छोड़ा नहीं, तोड़ जवाब दिया है।
हाँ। तो मैं उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ बिल्कुल। कि है याचक को अधिकार नहीं, दुर्बल को मिलता प्यार नहीं। इस धरती में है जो आप अगर याचना करते हैं तो आपको अधिकार प्राप्त नहीं होगा, दया प्राप्त होगी, करुणा प्राप्त होगी, अधिकार नहीं। तो है याचक को अधिकार नहीं, दुर्बल को मिलता प्यार नहीं, वो वीर भला का वीर कहो जिसमें रण का हुंकार नहीं। है याचक को अधिकार नहीं, दुर्बल को मिलता प्यार नहीं, वो वीर भला क्या वीर कहो जिसमें रण का हुंकार नहीं। है समर शंख का नाद हुआ अब कोई भी संवाद नहीं। अब युद्ध छिड़ गया तो अब देखेंगे। है समर शंख का नाद हुआ अब कोई भी संवाद नहीं, या हाथों में हथियार नहीं या दुश्मन सीमा पार नहीं। या हाथों में हथियार नहीं या दुश्मन सीमा पार नहीं। इसी में एक है कि वीर किसे कहते हैं, जिसके अंदर वीरता हो तो वीर किसे कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र को आभूषण, रण को माने अपना घर। हाँ। वीर का क्या है, उसका भाल कटार बंदूक जो है वही उसका आभूषण है। जी। अस्त्र शस्त्र को आभूषण, रण को माने अपना घर, योद्धा की पहचान कफन रहता हरदम माथे पर। अस्त्र शस्त्र को आभूषण, रण को माने अपना घर, योद्धा की पहचान कफन रहता हरदम माथे पर। रण में प्राणों की चिंता करते हैं केवल कायर। हाँ। रण में प्राणों की चिंता करते हैं केवल कायर, वीर विजय गाथा लिखते हैं दुश्मन की छाती पर। वीर विजय गाथा लिखते हैं दुश्मन की छाती पर। तो आज इस पूरे प्रोग्राम के बीच में मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं जिन्होंने दुश्मन की छाती पर अपनी विजय गाथा लिखी है। चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे आपके रांची से अल्बर्ट एक्का हो, झारखंड के प्रथम परमवीर है, एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे गुमनाम भी हैं जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। तो मैं उन सभी जिनका नाम मैं जानता हूँ, जो जितने गुमनाम हुए, जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, मैं उन सभी के प्रति अपना प्रणाम व्यक्त करता हूँ। हाँ, उनको आपकी एक कविता समर्पित है। सब मेरी कविताएं समर्पित हैं और मैं मूल रूप से यही लिखता हूँ। हाँ, मतलब आप वीर रस ही लिखता हूँ मैं। और जो भी चीज़ें हैं, जो कि हमारे बड़े भाई साहब भी शायद सेना में हैं, तो वो वहाँ से भी आई हुई चीज़ें हैं। तब आप अपने सामने मतलब बहुत क्लोजली हर एक चीज़ को देख पाती हूँ, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ कि एक सैनिक का, चूंकि जब चर्चा हो रही है तो थोड़ी बहुआयामी चर्चा हो जाए। हाँ। आप देखें कि स्त्री की बात करते हैं। हाँ। स्त्री की माँ भी है। हाँ। और उसका बेटा सैनिक है, सेना में है। अब उसकी दुविधा देखें आप। वो बेटा जो किसी बच्चे का पिता है, जी, हमारे घर में 2 बच्चे, उनके पिता है हमारे भाई साहब, उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा। हाँ। वो साल में 1-2 महीने की छुट्टी पे आते हैं, बस वो 60 दिन की छुट्टी है, 60 दिन जो बच्चे को देखा, फिर बाकी बच्चे तो कब बड़े हो गए पता नहीं। हाँ। तो वो जिन विषमताओं को झेलते हैं, जिन दुविधाओं को झेलते हैं, जिन जो कठिनाइयों को झेलते हैं, उनकी कल्पना करना हमारे वश की बात नहीं है। हम तो उनको देखते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा, मुंह से प्रणाम ही निकलता है कि आपके त्याग को प्रणाम है। बिल्कुल। तो स्त्री तत्व की बात ही हो रही है और लगातार चल रही है ये चीज़ें। तो मैं कुछ पंक्तियाँ और पढ़ देता हूँ जो फिर से देश में ही है, हमारे देश की सेना को समर्पित है कि हिंद के जवान सीना तान शान से खड़े। आप देखें कि डोकलाम हुआ। हाँ। चीन या पाकिस्तान में, नाम लेके कह रहा हूँ, हालांकि इनका नाम लेना कविता का अपमान है कि मैं इनके नाम लेके कोई बात कह रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि तो चीन और पाकिस्तान हमारे साथ हैं। सियाचिन हम दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पोस्ट है जहाँ पर भारतीय सेना है। उससे ऊंचा पोस्ट कहीं नहीं है। वहाँ सामरिक दृष्टिकोण से हम वहाँ पे सशक्त हैं और वहाँ पे कैसे खड़े होते हैं, क्या जज्बा होता है सैनिकों का, किस तरह से वो, हम सोचते हैं कि अगर चोट लगती है तो माँ की आवाज़ निकल जाती है, अरे क्या हो गया क्या हो गया। हाँ। वो गोलियां खाने के लिए भी सीना तान के पहले खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए है कि हिंद के जवान सीना तान शान से खड़े, हिंद के जवान सीना तान शान से खड़े, जान हाथ में लिए वो जान देने पे अड़े। हिंद के जवान सीना तान शान से खड़े, जान हाथ में लिए वो जान देने पे अड़े। प्राण का महान दान कौन पहले कर रहा, प्राण का महान दान कौन पहले कर रहा। मृत्यु के कराल पट्ट शीश कौन धर रहा, कौन यम के रक्त प्यास को यहाँ बुझाएगा। मौत तो रक्त की प्यासी है जी, बिल्कुल। कौन यम के रक्त प्यास को यहाँ बुझाएगा, अंग अंग मृत्यु यज्ञ में यहाँ चढ़ाएगा। काल के सवाल पर विशाल वीरता लिए, काल जब ये प्रश्न करता है तो हमारे सैनिक क्या कहते हैं कि काल के सवाल पर विशाल वीरता लिए, शीश आगे कर कहें जवान धीरता लिए। मातृभूमि को लहू से शुद्ध करने के लिए, अंग अंग अर्पित है युद्ध करने के लिए। वाह, अंग अंग अर्पित है युद्ध करने के लिए। क्या कहना, आप बोल रहे हैं और यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये होना चाहिए, इतना वजन है आपके आवाज में, क्या मैं कहूँ, मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके। बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शक भी मेरी इस भावना से जुड़ पाए और देश की मिट्टी के काम आए। तो अभी तो कई सारी चीजें हैं, आपसे भी चीजें चलेंगी, मैं आगे भी बातें करूँगा। नहीं, लेकिन ये सारी चीज जो जब आप लिखते हैं तो क्या सोचते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिखते हैं या फिर किस तरीके से आप ये सब चीज करते हैं? देखिए, कविताएं
मैं तो पहले मैंने आपको भी अभी प्री शूट में बात हो रही थी तो मैंने ये कहा भी कि मैं कवि नहीं हूँ, क्योंकि कवि कोई जीते जी बन नहीं सकता। मेरा आकलन तो होना भी शुरू भी नहीं हुआ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नवजात हूँ कविता की दुनिया में। और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि कविताएं लिख सकूँ, मैं इतना छोटा हूँ कि मेरे से कविताएं लिखा जाती हैं, मतलब मैं खुद से होता नहीं है, मेरे पास हो जाता है, आ जाता है, भावनाएं आती हैं, मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में करेक्शन वगैरह होते हैं। कविताएं आप लिख नहीं सकते, कविताएं लिखी भी नहीं जाती, जो कविताएं लिखी जाती हैं वो कविताएं नहीं होती हैं, कविताएं रची जाती हैं। रचना धर्मिता होनी चाहिए कविता में। शब्दों से आप खेल रहे हैं यहाँ पर, लिखना रचना। जी, लिखना क्या है? लिखना मतलब एप्लीकेशन लिखना, लिखना मतलब किसी का नोट्स लिखना। कविताएं आप लिख नहीं रहे हो क्योंकि वो किसी पहले से पूर्व नियोजित नहीं है, आप उसे बना रहे हैं। इसीलिए कविता कला का विषय है, लेखन का विषय नहीं है। कला में आता है, आर्ट्स में आता है जी। तो लेखन है इसलिए क्योंकि रचना धर्मिता है, इसे तो हम कलाकार, जी कलाकार में हमने आपने भी, हाँ, इसका इस शो का नाम भी उभरते कलाकार है। तो आप देखेंगे कि जैसे मूर्ति कला है या जो चित्रकला करते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि वो लिख रहे नहीं, वो लिखते नहीं, वो रचते हैं। वो चित्र बना नहीं रहे, चित्र रच रहे हैं। उसी में कोई चित्रकार होता है जो किसी और के चित्र को बनाता है, तो हम उसे कहते हैं चित्र बना रहा है। लेकिन जो वो खुद बनाता है तो उसे कहते हैं क्या चित्र रचा है आपने, क्या मूर्ति रची है आपने। ठीक वैसे क्या कविता रची है आपने। तो पता नहीं मैं कब कविताएं रचने की तो वहाँ तक पहुँच पाऊंगा, दिमाग देवी कब प्रसन्न। लेकिन आप जो अभी जो आपसे जो कविताएं, आप जो कविता रच नहीं रहे, जो अपने आप हो जा रही हैं, वो भी काफ़ी सराहनीय और बहुत अच्छा लगा। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पे और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि आपका जो भविष्य हो इस चीज़ में उज्जवल हो। तो दर्शकों, आज आपने सुनी इतनी सारी कविताएँ जो मुझे काफ़ी बेहद पसंद आई, आपको भी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कविताएँ सुनना पसंद है, ऐसे ही कलाकारों से मिलना पसंद है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही जो वीडियोस हैं उभरते कलाकार की वो पोस्ट की हुई हैं। और साथ में आप अगले जो हमारे कार्यक्रम है उसके लिए भी इंतज़ार करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कलाकारों से मिलवाते रहते हैं। धन्यवाद।